नमस्कार और जोहार। आप सभी का स्वागत है द न्यूज पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ सुहाना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज के झारखंड की तमाम 24 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने नहीं किया है द न्यूज पोस्ट को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको राज्य भर की तमाम अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों से। बर्फबारी के बाद उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं का असर झारखंड में दिखने लगा है। ठंडी हवा के असर से कनकनी बढ़ गई है, तापमान में गिरावट आ गई है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि झारखंड में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है, जिसकी वजह से कनकनी और बढ़ेगी। झारखंड को अभी कोहरे से राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं के असर झारखंड पर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने अगले 24 घंटे में रांची सहित राज्य के पलामू, जमशेदपुर, चाईबासा, हजारीबाग जिले में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पारा गिरने की संभावना जताई है। बुधवार को रांची का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड और जमशेदपुर का न्यूनतम पारा 13.5 डिग्री से घटकर 12.6 डिग्री और डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री से घटकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का सबसे अधिकतम तापमान सरायकेला में 27.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी के हिंदपीढ़ी इलाके से रहस्यमय तरीके से गायब हुई 2 नाबालिग लड़कियां कर्नाटक से बरामद कर ली गई है। रांची पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। दोनों लड़कियां सुरक्षित है और उन्हें पुलिस की टीम रांची लेकर लौट रही है। हिंदपीढ़ी की रहने वाली दोनों नाबालिग लड़कियां 11 जनवरी की शाम से गायब थी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। अज्ञात ऑटो चालक पर मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी रांची ने एक स्पेशल टीम का गठन कर दोनों गायब लड़कियों को जल्द से जल्द ढूंढ लाने का टास्क दिया था। टेक्निकल सेल की मदद से रांची पुलिस को यह सूचना मिली कि दोनों लड़कियां कर्नाटक में हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने कर्नाटक पुलिस की सहायता से दोनों को बरामद कर लिया। दोनों लड़कियों का अपहरण हुआ था या फिर मामला कुछ और है, यह उनके रांची आने के बाद पुलिस के द्वारा खुलासा किया जाएगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे और आपको बता दें कि गढ़वा जिले से मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। मामला जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र के कूपा गांव का है। गांव में मैया सम्मान योजना में भारी अनियमितता बरती गई है। एक ही खाते में 8 लाभुकों की राशि जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर पर अनियमितता का आरोप लगा है। इस गड़बड़ी के कारण गांव की कई महिलाएं योजना के लाभ से वंचित है। शिकायत मिलने के बाद डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि योजना के तहत किए गए रजिस्ट्रेशन में किसी अन्य महिला का दस्तावेज लगा है और बैंक खाता किसी दूसरी महिला का जोड़ा गया है। जब आवेदन करने वाली महिला ने इसकी पूछताछ की तो पता चला कि जिस कंप्यूटर ऑपरेटर से महिलाओं ने योजना के तहत आवेदन कराया था, उस कंप्यूटर ऑपरेटर ने आवेदन करने वाली महिलाओं का बैंक खाता जोड़ने के बजाय अपनी पत्नी का बैंक खाता जोड़ दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि योजना की राशि आवेदन करने वाली महिलाओं को खाते में जाने की बजाय कंप्यूटर ऑपरेटर की पत्नी को मिलने लगी। फिलहाल मामले में डीसी ने जांच के आदेश दे दिया है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। देश विदेश से लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। झारखंड के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है कि रेलवे ने रांची मंडल से प्रयागराज के लिए 10 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है। ये ट्रेनें महाकुंभ के दौरान विशेष तौर पर चलाई जाएंगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रांची मंडल से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया था। रेल मंत्री ने इस मांग को स्वीकार करते हुए 10 ट्रेनों का ऐलान कर दिया है। ट्रेनें कुछ इस प्रकार है। पहला, रांची टुंडला कुंभ मेला स्पेशल 19 जनवरी को चलेगी। भुवनेश्वर टुंडला कुंभ मेला स्पेशल 22 जनवरी और फरवरी में 5, 19 और 25 को चलेगी। टुंडला भुवनेश्वर कुंभ मेला स्पेशल 24 जनवरी और 28 फरवरी को चलेगी। टिटलागढ़ टुंडला कुंभ मेला स्पेशल 16, 23 जनवरी और 6, 20, 25 फरवरी को चलेगी। तिरुपति बनारस कुंभ मेला स्पेशल 18 जनवरी और फरवरी में 8, 15, 22 को चलेगी। बनारस विजयवाड़ा कुंभ मेला स्पेशल 20 जनवरी और फरवरी में 10, 17, 24 को चलेगी। नरसापुर बनारस कुंभ मेला स्पेशल 26 जनवरी और 2 फरवरी को चलेगी। बनारस नरसापुर कुंभ मेला स्पेशल 27 जनवरी और 3 फरवरी को चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने
झारखंड को 31 मार्च 2026 तक माओवादियों के हथियारबंद दस्ते से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। इस संबंध में झारखंड पुलिस को निर्देश दिया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2024 की बैठक में यह एजेंडा तय हुआ था। पुलिस मुख्यालय ने नक्सल अभियान से जुड़े सीनियर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक माओवादी नेता मिसर बेसरा 40 से 45 नक्सलियों के साथ पश्चिमी सिंहभूम के बाबू डेरा में सक्रिय है। वहीं अजय महतो और अन्य नेता रुटागुटू में है। झारखंड में अब केवल 5 जिले गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम नक्सल प्रभावित है। देश के 12 सबसे नक्सल प्रभावित जिलों में झारखंड का सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। अन्य जिलों में नक्सलियों का प्रभाव खत्म हो चुका है और दोबारा उनकी सक्रियता रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता 2025 में झारखंड की पूजा लकड़ा ने ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में 15 देशों की आदिवासी युवतियों ने अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर अपनी जनजाति का प्रतिनिधित्व किया। खिताब जीतकर रांची पहुंचने पर हटिया रेलवे स्टेशन पर आदिवासी समुदाय ने फूल माला और पारंपरिक नृत्य गीत से उनका भव्य स्वागत किया। भुवनेश्वर से रांची लौटने पर पूजा ने कहा कि यह सफर उनके माता पिता और दोस्तों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। उन्होंने झारखंड की युवतियों को संदेश दिया कि वे आत्मनिर्भर बने और अपने ऊपर भरोसा रखें। पूजा ने ट्राइबल ग्लोबल क्वीन इंडिया से ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड तक का सफर तय कर झारखंड की संस्कृति को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आदिवासी छात्र संघ ने इकाई अध्यक्ष विवेक तिर्की के नेतृत्व में विश्वविद्यालय गेट पर प्रेस वार्ता आयोजित किया। छात्र ने जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए नए भवन के निर्माण, शिक्षकों की भारी कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर अपनी समस्याएं साझा की। विवेक तिर्की ने कहा कि विश्वविद्यालय में न तो छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था है, न ही पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति आदिवासी छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। छात्र संघ ने प्रशासन से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने की मांग की। साथ ही विवेक तिर्की ने चेतावनी दी कि यदि समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए तो आदिवासी छात्र संघ आंदोलन का रुख अपनाने को मजबूर होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुराना हाईकोर्ट डोरंडा स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहेब के योगदान को नमन किया और संविधान की रक्षा और सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। माल्यार्पण के बाद बाबूलाल मरांडी ने डोरंडा क्षेत्र के रविदास मोहल्ला में पदयात्रा की और जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति समाज के लोगों से संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने भाजपा की विचारधारा साझा की और कांग्रेस पार्टी पर अम्बेडकर विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए उनके चेहरे को उजागर किया। झारखंड के सभी जिलों में पीडीएस चलाने वाली महिला स्वयं सहायता समूह के खाते में कमीशन की राशि नहीं पहुंच रही है। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। ऐसा स्वयं सहायता समूह के खाते और बैंक का डाटा अपडेट नहीं होने के कारण हो रहा है। राज्य भर की महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने इसके लिए जिले के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी से शिकायत की है। इधर विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने अपनी जिम्मेवारियों से पाला झाड़ते हुए जिले के सभी पड़न पदाधिकारियों को इसका जिम्मेदार बताया। इधर आपूर्ति विभाग की ओर से 1 सप्ताह में बैंक खाता IFSC कोड उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि अगर ब्यौरा नहीं दिया गया तो पड़न पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि बैंक खाता अपडेट नहीं होने से कमीशन की राशि खाते में नहीं पहुंच रही। झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड की ओर से खेती के लिए अलग से बिजली की आपूर्ति करने की योजना बनाई जा रही है। पहले इसकी शुरुआत रांची अंचल से की जाएगी। अगर यह योजना सफल और कारगर रहे तो अन्य जिलों में भी इसे लागू कराया जाएगा। इसके लिए रांची विद्युत अंचल की ओर से योजना बनाई गई है। इसे लागू कराने के लिए जल्द ही एग्रीकल्चर फीडर चालू कराने का काम किया जा रहा है।
इसके तहत लंबी दूरी वाले फीडर को छोटा कर लाइन लॉस अर्थात बिजली की बर्बादी रोकी जाएगी। साथ ही छोटे मोटे फॉल्ट का भी जल्दी पता लगाकर उसे ठीक किया जाएगा। बोर्ड की ओर से बताया गया है कि नए फीडर के लिए नए सिरे से तार बिछाने का काम किया जाएगा। साथ ही ट्रांसफार्मर की भी संख्या में इजाफा किया जाएगा। इस कार्य के लिए 11 केवी नए ओवरहेड तार लगाने की योजना है। आपको बता दें कि केवल रांची जिले में 45,000 हेक्टेयर में सब्जी की खेती होती है। इससे जिले के करीब 30,000 किसानों को लाभ मिलेगा। अब शिक्षा से जुड़ी खबरों की बात करते हैं। सीबीएसई की ओर से निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए सबसे पहले स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि 1 माह के अंदर सभी स्कूल वेबसाइट बनाकर अपने यहाँ कार्यरत शिक्षकों की जानकारी बोर्ड को उपलब्ध कराए। इसके लिए शिक्षकों के तमाम शैक्षणिक दस्तावेज भी वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। इसके लिए बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों को 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता तो स्कूलों की संबद्धता पर भी खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि पूर्व में भी कई बार बोर्ड ने स्कूलों से कई जानकारी मांगी है, मगर स्कूल उसे उपलब्ध कराने में आनाकानी करते रहे हैं। राज्य के सभी सीबीएसई स्कूलों में साइबर सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने आईटी मंत्रालय से करार किया है। इसके तहत यह तय किया गया है कि सभी स्कूलों में स्टोरी टेलिंग, रील मेकिंग, पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। साथ ही इसके तहत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता को बोर्ड की ओर से इनामी राशि भी दी जाएगी। बोर्ड की ओर से बताया गया कि साइबर सुरक्षा के बारे में कक्षा 5 से ऊपर के विद्यार्थियों को अभियान चलाकर जागरूक किया जाएगा। साथ ही इससे बचने के लिए बच्चों को अपने अभिभावकों की जानकारी भी देने की बात कही जाएगी। आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से आदेश आने के बाद कई स्कूलों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। अगर आपकी गाड़ी का रोड टैक्स बकाया है तो तत्काल इसका भुगतान कर दे, क्योंकि परिवहन विभाग की ओर से बहुत जल्द विशेष जांच अभियान शुरू होने वाला है। परिवहन विभाग की ओर से रोड टैक्स बकाया वाले वाहनों की सूची तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि केवल रांची जिले में 94,000 वाहन मालिकों ने बकाया रोड टैक्स का अब तक भुगतान नहीं किया। इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया था। तब से अब तक केवल 5% वाहन मालिकों ने बकाया टैक्स का भुगतान किया है। विभाग की ओर से यह ऑफर दिया गया था कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत दंड में आधी छूट दी जाएगी। इसके बाद भी लोगों ने टैक्स का भुगतान नहीं किया। 26 जनवरी के बाद यह योजना खत्म हो रही है। इसके बाद से जांच अभियान और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गर्म जल कुंड में नहाने और पूजा पाठ के लिए हजारीबाग के बरकट्टा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि यहाँ 10 दिनों तक चलने वाले मेले में गर्म जल कुंड में स्नान करने के लिए कई राज्यों के सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। झारखंड पर्यटन निदेशालय की ओर से आयोजित इस मेले की अलग ही महत्ता है। हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ मेले का आयोजन होता है। इस मेले की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि यहाँ एक गर्म जल कुंड है और उसी के आसपास 4 अन्य कुंड भी है, मगर सभी कुंड में पानी का तापमान अलग अलग होता है। कोई जल कुंड खूब गर्म तो किसी का जल बिल्कुल ठंडा है। इधर मेले में पहुंचने वाले सैलानियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल स्थानीय प्रशासन और मेला प्रबंधन की ओर से रखा जा रहा है। हजारीबाग के चौपारण स्थित दनवा घाटी में एलपीजी गैस लदे एक टैंकर ने ट्रक में टक्कर मार दी। इससे जीटी रोड पर अफरा तफरी मच गई। लोग अनहोनी के डर से अपनी गाड़ियों को दूर ही रोककर खड़े हो गए। इससे जीटी रोड पर वाहनों की कतार लग गई। इस घटना में टैंकर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही गैस टैंकर का अगला हिस्सा धंस गया, जिसमें ट्रक चालक करीब 1 घंटे तक इसमें दबा रहा। पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक अस्पताल चौपारण में भर्ती कराया। बताया गया कि चौपारण की ओर से बिहार जा रही गैस से भरी टैंकर दनवा घाटी में अनियंत्रित होकर एक ट्रक में टक्कर मार दी। बाद में चौपारण पुलिस ने गैस टैंकर को हटाकर सड़क पर लगे जाम को चालू कराया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को हुए टोनी सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी कुख्यात अपराधी मोनी मोहंती उर्फ चितरंजन मोहंती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उलिडे ओपी क्षेत्र स्थित उमा टिफिन के पास हुई इस वारदात में इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी आरोपी के पास से बरामद की गई है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा
कि इस मामले में पहले से ही 3 नामजद आरोपी अविनाश सिंह, उत्तम मंडल और नितेश पोद्दार पुलिस की गिरफ्त में है। ये तीनों आरोपी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे। अब मुख्य आरोपी मोनी मोहंती की गिरफ्तारी के साथ इस हत्याकांड के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने मोनी मोहंती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। इस गिरफ्तारी से पुलिस को हत्याकांड की जांच में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। लागत मूल्य भी नहीं मिलने से रांची समेत अन्य जिलों के सब्जी की खेती करने वाले किसान परेशान है। अधिक पैदावार और कम मांग की वजह से किसानों का आर्थिक नुकसान बढ़ गया है। कुछ किसानों ने बताया कि मुनाफा तो दूर, प्रति एकड़ उत्पादन लागत में भी 5 से 15 हजार का नुकसान उठाना पड़ रहा है। रांची के आसपास के क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों का कहना है कि देसी आलू की पैदावार में भी प्रति एकड़ लगभग 10 हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आलम यह है कि खेत में तैयार फसल तोड़कर बाजार तक पहुंचाने का भी खर्च अभी नहीं निकल रहा। आपको बता दें कि रांची में सब्जियों की पैकेजिंग और प्रसंस्करण यूनिट नहीं होने का भी खामियाजा यहाँ के किसान सीधे तौर पर भुगत रहे हैं। रांची जिले में करीब 45 हजार हेक्टेयर भूमि पर सब्जी की खेती की जाती है। खूंटी में ग्राम प्रधान और मुखिया पर कानूनी दबिश के बाद माफिया समेत ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शनिवार को खूंटी पुलिस द्वारा रोंगो गांव के ग्राम प्रधान सिमोन नाग समेत 5 लोगों को जेल भेजे जाने के बाद मुखिया ने खुद ग्राम सभा आयोजित कर अफीम को नष्ट करने का ऐलान किया है। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों से कहा है कि पुलिस ने अफीम नष्ट कराए या खुद के श्रमदान से खेतों में लगी नशे की फसल को नष्ट करे। बुधवार सुबह साइको थाना क्षेत्र के डिगरी गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर 25 एकड़ में लगी फसलों को नष्ट किया है। ग्रामीणों की इस पहल के बाद कई पंचायतों में ग्राम सभा चल रही है। डिगरी पंचायत के मुखिया अंजना नाग और ग्राम प्रधान माइकल नाग के नेतृत्व में 25 एकड़ में लगी फसलों को नष्ट किया गया। नष्ट करने के बाद मुखिया ने साइको पुलिस को जानकारी दी। उसके बाद थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडे दल बल के साथ गांव पहुंचे और ग्रामीणों की इस पहल की सराहना की। झारखंड समेत देश भर के सभी आदिवासी प्रतिनिधियों का दल 28 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। यहाँ एक बार फिर आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की आवाज बुलंद होगी। झारखंड की ओर से राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति ने तैयारी को लेकर घोषणा की है। समिति की ओर से इस वर्ष होने वाले जनगणना के फॉर्म में आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड जोड़ने की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि अलग धर्म कोड के लिए आदिवासी कई साल से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, मगर आज तक उनको अधिकार सरकार की ओर से नहीं मिल सका। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य भर के 10 स्कूलों को आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। ये स्कूल अलग अलग जिलों के होंगे। मालूम हो कि पीएम जन मन योजना के तहत इन स्कूलों का आवासीय विद्यालय बनाने की योजना पर लगातार काम चल रहा है। इसके लिए राज्य के 10 अलग अलग जिलों से एक स्कूलों का चयन किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इसके लिए करीब 3.5 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई गई है। अगले 2 दिन में स्कूलों को आवासीय रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रांची शहरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में सुधार की पहल तेज कर दी गई है। फिलहाल रांची नगर निगम के पास कचरा उठाने के लिए 297 वाहन मौजूद है। अब इन व्यवस्था में 100 वाहन और जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही रांची नगर निगम के पास कुल वाहनों की संख्या 397 हो जाएगी। निगम प्रबंधक की ओर से घरों से कचरा उठाव करने वाली कंपनी को जल्द से जल्द नए वाहनों की खरीदारी करने का आदेश दिया गया है। अभी निगम 59 वाहनों की खरीदारी का सफाई करने वाली कंपनी को सौंप चुका है। शेष नए वाहनों की जल्द खरीदारी कर ली जाएगी। मालूम हो कि रांची नगर निगम क्षेत्र को 4 जोन में बांटकर 5 साल तक कंपनी कचरे का उठाव करेगी। रांची शहरी क्षेत्र के 208 पीडीएस डीलरों ने पिछले माह अनाज वितरण में भारी गड़बड़ी की है। जानकारी के मुताबिक 52 डीलरों ने पिछले माह एक भी लाभुकों को अनाज नहीं दिया है। इसके अलावा 124 डीलरों ने 21 से 50% ही अनाज का वितरण किया है। खाद्य आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 32 डीलरों ने महज 10% लाभुकों के बीच ही अनाज का वितरण किया। जानकारी सामने आते ही सभी डीलरों को प्रशासन ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो लाइसेंस रद्द करते हुए सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैया सम्मान योजना की राशि आने के बाद से ही राशन कार्ड बनाने वालों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। हर दिन रांची समाहरणालय स्थित आपूर्ति कार्यालय
कार्यालय में राशन कार्ड का आवेदन लेकर 100 से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रज्ञा केंद्रों पर भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार एक सप्ताह में 1500 लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन राज्य स्थित आपूर्ति कार्यालय में दिया है। लगातार लोग गरीबी और बीमारी का हवाला देकर कार्ड बनाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। आपको बता दें कि अभी सिर्फ हरा कार्ड बनाया जा रहा है। राज्य में 4,16,938 गुलाबी और 1,19,034 पीला कार्ड धारी है। जिले में अब तक 56,185 हरा राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। पलामू के रेडमा चौक से 4 पिकअप वैन से जब्त 25 मवेशियों को पलामू स्थित गौशाला में भेज दिया गया है। मालूम हो कि देर रात पुलिस ने जांच अभियान चलाकर सभी पशुओं और वाहनों को जब्त किया था। आपको बता दें कि बजरंग दल को सूचना मिली थी कि पशुओं की तस्करी होने वाली है। इसके बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से जांच अभियान चलाया गया। रेडमा चौक पर मंगलवार की रात करीब 1 बजे 4 पिकअप वैन आते दिखे। पुलिस को देख गाड़ियों के चालक मौके से फरार हो गए, जबकि एक का चालक पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसकी पहचान बिहार के भोजपुर जिले के धनकाई निवासी धनकेश्वर यादव के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।